हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय। आप देख रहे हैं AKS इंजीनियरिंग अकेडमी यूट्यूब चैनल को। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के नए चैप्टर दैट इज प्रेशर एंड मेजरमेंट को स्टार्ट कर दिया है, तो आज उसी को कंटिन्यू किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, जैसे कि पिछली बार हमने प्रेशर एंड इस मेजरमेंट में सबसे पहले प्रेशर को जाना था कि प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ टाइप्स ऑफ प्रेशर को जाना था कि प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें हमने गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को जाना था, ठीक है। होप आपको वो वीडियो क्लियर होगी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो कृपया करके हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखें, स्टार्टिंग से देखें और अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिकली कुछ नोट्स जानते हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना था। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला था कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी को क्या कहा जाता है, जीरो गेज प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं, देखिए एब्सोल्यूट की, एब्सोल्यूट स्केल क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, एब्सोल्यूट स्केल वह स्केल होती है जो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसकी हाइट मेजर करूं तो क्या हाइट को नेगेटिव से मेजर किया जाएगा या जीरो से मेजर किया जाएगा? तो क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या कंसीडर करेंगे, जीरो कंसीडर करेंगे, और यहां से क्या करेंगे हम लोग, मेजर करेंगे इसकी हाइट को, ठीक है। मतलब वह स्केल जो जीरो से स्टार्ट होती है और कभी भी नेगेटिव नहीं होती है उसी को क्या कहा जाता है, आपका एब्सोल्यूट कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर की एब्सोल्यूट स्केल क्या होती है, केल्विन, क्योंकि केल्विन कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता है, ठीक है। तो जीरो केल्विन तक हम लोग उसको अप्रोच कर सकते हैं, परंतु हम जीरो केल्विन से नीचे नहीं जा पाते, ठीक है। परंतु अगर बात करें सेल्सियस की, तो सेल्सियस नेगेटिव में भी होती है, ठीक है। चलिए, तो एब्सोल्यूट स्केल वह स्केल होती है जो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें, हमने बोला था कि 1 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, आपका 1 बार के। अगर इसी को एक्यूरेटली बोला जाए तो 1.0132 बार के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए 1 बार कितने पास्कल के बराबर होता है या कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो 1 बार 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, इनको ऐड कर लीजिएगा आप। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग इक्विवेलेंट कॉलम को। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, इक्विवेलेंट कॉलम। तो देखिए, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, मींस उसके इक्विवेलेंट क्या है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कॉलम्स में, तो क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि जो एयर प्रेशर लगा रही है वो एक्चुअल में कितना लगा रही है, 1 बार प्रेशर लगा रही है। अगर हम अर्थ एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसके सी के सरफेस में जो एयर के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, 1 बार कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें उसी 1 बार के रेस्पेक्ट में, मींस कि अगर मैं सेम जो एयर कॉलम था, अगर उस एयर कॉलम के बदले में वाटर कॉलम को कंसीडर करूं और वह सेम 1 बार प्रेशर एक्सर्ट करे, तो उसकी हाइट कितनी रखी जाएगी, ठीक है। तो मतलब हमने क्या किया, एयर कॉलम के बदले एक ऐसा कॉलम डिजाइन किया जो कि जिसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो मान लेते हैं कि हमारे पास सेम एक कंटेनर है जिसका एरिया क्या है, यूनिट एरिया, ठीक है। और यहां पे मान लो एक सी की सरफेस है, ठीक है। ये हमने क्या कंसीडर किया, सी सरफेस। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, वाटर को भरा, ठीक है। और वाटर की डेंसिटी सभी को पता है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस और 277 केल्विन, ठीक है। अब देखिए, ये जो वाटर है, इस वाटर का कोई ना कोई वेट होगा और ये वेट हमेशा कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो वेट क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को एक्ट कर रहा है। तो क्या इस वेट के कारण, क्या इस सी के सरफेस पे कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है ए,
ठीक है। तो ये ए पॉइंट पे इस वाटर के वेट के द्वारा कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना था कि प्रेशर एट ए पॉइंट और प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला कि मान लेते हैं कि जो ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है वो एक्चुअल में कितना लग रहा है, 1 बार लग रहा है। कितना प्रेशर लग रहा है, 1 बार प्रेशर लग रहा है। तो इस 1 बार प्रेशर जब लग रहा होगा तो क्या ये वाटर ने कोई ना कोई हाइट को अटेन किया होगा। मान लेते हैं इसने h हाइट को अटेन किया हुआ है। तो यहां से देखिए हमें ये प्रेशर एट ए पॉइंट पता है कितना होता है, 1 बार, ठीक है। मतलब कितना लग रहा है इस फ्लूइड के द्वारा, जो ये वाटर है इसके द्वारा इस ए पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा है, 1 बार प्रेशर लग रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं, 1 बार इज इक्वल टू रो जी एच। अब रो क्या है हमारे पास, डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 1000, और ग्रेविटी कितनी है 9.81, परंतु एच हाइट नहीं पता है। ये एच हाइट कितनी है ये हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो इनटू क्या हो जाएगा एच। अब जैसे कि अभी हमने कन्वर्जन देखा कि 1 बार इज इक्वल टू कितना पास्कल, तो 1 बार 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, और 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए 1 बार के बदले क्या लिखा सकता है, 10 की पावर 5 इज इक्वल टू, क्या इसे मैं 10 की पावर 3 कह सकता हूं, ठीक है, इंटू 9.81 इंटू क्या होगा h। तो अब क्या करेंगे, h हमें फाइंड आउट करना है कि हाइट कितनी है। तो 10 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 3 इंटू 9.81, यहां से क्या आ जाएगा 10 की पावर 2। तो h हाइट जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी कितनी, 10.33 मीटर। तो कितनी निकल के आई, 10.33 मीटर। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं 10 मीटर, ठीक है, अप्रॉक्स अगर देखें तो 10 मीटर तक अगर मैंने वाटर भरा हुआ है किसी भी कॉलम में, अगर वाटर भरा है 10 मीटर तक, तो वह उसके बेस पे, ठीक है, मींस बॉटम पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो कितना होगा, 1 बार के बराबर होगा, ठीक है। अगर एक्यूरेटली देखते तो यहाँ पे 1 बार के बदले 1.01325 बार निकालना पड़ता, ठीक है, तो तब जाके 10.33 आती। इस 1 बार के उससे क्या पता 10.21 आ जाए, ठीक है, तो वो वेरी कर सकती है। तो हमने क्या किया है, एक्यूरेटली की बात की है, तो 1.01325 बार लेके दें, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि हमें प्रेशर क्या है, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच होता है, और प्रेशर कितना लगाना है, इसने 1 बार लगाना है। तो ये कितना हो गया आपका 1000 इंटू 9.81 इंटू एच। तो एच हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, इस 10 की पावर 5 को डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। चलिए तो यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, तो हमने देखा कि जो वाटर है, वाटर 10.33 मीटर हाइट पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो कितना होगा, 1 बार प्रेशर होगा। अब देखिए मैंने क्या कंसीडर किया, दूसरा कॉलम कंसीडर किया, सेम यहां पे कंसीडर किया एक सी सरफेस, ठीक है, ये क्या है, सी सरफेस, और इस कॉलम के अंदर हमने क्या किया, मरकरी को भर दिया। क्या किया, मरकरी से भर दिया। सेम हमने बोला कि हमें इसके बॉटम में जो प्रेशर लगाना है, इस ए पॉइंट पे जो प्रेशर लगाना है वो कितना लगाना है, ये होगा, और वो किसके बराबर होगा, 1 बार के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए यहां से अगर हम हाइट की बात करें तो इसने कोई ना कोई हाइट तो अटेन की होगी ना कुछ एच हाइट को अटेन किया होगा। तो हमने क्या करना है, इस एच हाइट को ही क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहां पे हमें मरकरी की डेंसिटी पता होगी कि डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी होगी, तो कितनी है, 13,600 केजी पर मीटर की। ये हमने डेंसिटी वाले लेक्चर में डाला है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस एच हाइट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू क्या, रो जी एच के बराबर कहा जा सकता है। तो प्रेशर एट ए पॉइंट या 1 बार को मैं 10 की पावर 5 पास्कल लिख सकता हूं, इज इक्वल टू डेंसिटी कितनी है आपकी 13,600 इंटू 9.81 इंटू एच हाइट। एच हाइट हमें अननोन है, ठीक है, नोन नहीं है। तो एच इज इक्वल टू 10 की पावर 5 अपॉन 13,600 इंटू 9.81। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पे जो एच हाइट आने वाली है वो आएगी 760 mm।
तो देखिए मरकरी, ये हमारा केस था मरकरी का, और इससे पहले वाला केस किसका था? वाटर का। तो यहां पे हमने देखा कि अगर हम 1 बार मींस 1 बार क्या एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मैं वाटर के टर्म में बोलूंगा तो कितना हो जाएगा आपका? 10.33 मीटर ऑफ वाटर। और अगर उसी 1 बार प्रेशर को हम लोग मरकरी के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो उसको कैसे कहा जा सकता है? 760 mm ऑफ Hg। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो यहां से एक नोट बनाएंगे, नोट में देखेंगे तो क्या कहा जा सकता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार, ये तो हमने पहले से जाना है, और एक्यूरेटली 1.01325 बार। ठीक है, या मैं क्या कह सकता हूं? 10.33 मीटर ऑफ H2O दैट इज वाटर। क्लियर है? या क्या कहा जा सकता है? 760 mm ऑफ Hg या मरकरी। क्लियर है सभी को? तो अगर हम बात कर रहे हैं एक एटमॉस्फेयर, तो वो 10.33 मीटर ऑफ H2O के बराबर है और 760 mm ऑफ Hg के बराबर। क्लियर है? अब देखिए क्या होता है कि मान लो इसने बोला कि एक कॉलम है, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है आपको कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है, और उस कॉलम के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो प्रेशर लगाया जा रहा है P। ठीक है, और कुछ हाइट आपको गिवन कर दी। ठीक है, उसकी डेंसिटी गिवन है, मींस स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, और उसकी हाइट आपको गिवन है, और बोल रहा है कि उसके इक्विवेलेंट आपको एक ऐसा कॉलम डिजाइन करना है तो उसकी हाइट कितनी होगी। क्लियर है? तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन। तो हमने बोला कि मान लेते हैं कि मरकरी कॉलम है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 दी गई। ठीक है, एक मरकरी कॉलम है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 गिवन है, और इसकी हाइट बोली, मान लेते हैं H1 हाइट है, वो है आपकी 1 मीटर या 2 मीटर प्रिज्यूम कर लेते हैं, 2 मीटर। बोल रहा है कि इसके इक्विवेलेंट आपको वाटर कॉलम डिजाइन करना है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये H2 कितना होने वाला है। क्लियर है? तो ये H2 को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या पहले इस फॉर्मूले पे जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? रो जी H। अब मैंने क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया 1000 से, इस पूरे फॉर्मूले को क्या कर दिया? 1000 से डिवाइड कर दिया, और ग्रेविटी से भी क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो देखो अगर मैं डेंसिटी को 1000 से डिवाइड करता हूं, क्या 1000 हमारी जो डेंसिटी है वो स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी है, मतलब वाटर की डेंसिटी है, तो क्या ये स्पेसिफिक ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाएगा? मतलब रो अपॉन 1000 इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी टॉपिक में हमने क्लियर किया हुआ है काफी अच्छे तरीके से, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो कृपया करके ऊपर आई बटन में जाके क्लिक कर लें। तो देखिए यहां से हम, तो ये क्या कन्वर्ट हुआ है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेविटी से ग्रेविटी कैंसिल, बच गया क्या? हाइट। तो प्रेशर इज इक्वल टू S इंटू H। तो प्रेशर किसके बराबर आ गया आपका? स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू हाइट। तो देखो यहां पे क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, हाइट गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, हाइट गिवन है। तो क्या मैं बोलूं इन दोनों में प्रेशर कांस्टेंट है? अगर मैंने बोला कि ये जो मरकरी कॉलम है इसके द्वारा 2 मीटर हाइट पे जो प्रेशर लगाया जा रहा है, मान लेते हैं P प्रेशर है, तो ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है इसकी कुछ ना कुछ हाइट आएगी, उसका जो प्रेशर लग रहा होगा वो भी कितना होगा? P होगा। ठीक है, मान लेते हैं अगर ये 1 बार हुआ तो ये भी कितना होना चाहिए? 1 बार ही होना चाहिए। ठीक है, तो मींस अगर हम बोले कि तो प्रेशर क्या है? दोनों में कांस्टेंट है। क्लियर है सभी को? अब देखिए सबसे पहले अगर हम जाने तो मरकरी क्या है? डेंस है, थोड़ा सा क्या है? वाटर से क्या है? डेंस है। तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होने के कारण 2 मीटर पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा है, मान लेते हैं कुछ P प्रेशर लगा रहा है। अगर मैं बोलूं यहां पे स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है तो कितने गुना कम है? 13.6 गुना क्या है? कम है। तो अगर यहां पे देखें H2 हाइट, तो H2 कुछ ना कुछ हाइट होगी यहां पे, तो वो भी सेम प्रेशर लगाना है, तो क्या इसकी हाइट इस 2 मीटर से तो ज्यादा ही आएगी? इतना तो सभी को क्लियर हो रहा होगा कि जो H2 हाइट है वो H2 हाइट क्या होगी? ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू H1 हाइट। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं? H2 इज ग्रेटर देन H1। ठीक है, H2 जो है वो H1 से ज्यादा है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो हमें क्या करना है? डायरेक्टली
एक फॉर्मूला यहाँ से देखो क्या आएगा, हम दोनों के P क्या है हमारे पास बराबर है, दोनों के प्रेशर बराबर है, तो मैं क्या कह सकता हूँ S1H1, ठीक है, मींस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फर्स्ट लिक्विड इनटू हाइट ऑफ फर्स्ट लिक्विड इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेकंड लिक्विड इनटू हाइट ऑफ सेकंड लिक्विड। तो यहां से देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फर्स्ट लिक्विड दैट इज 13.6 इनटू हाइट ऑफ फर्स्ट लिक्विड इज 2 मीटर इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फर्स्ट लिक्विड इनटू हाइट ऑफ सेकंड लिक्विड, ठीक है। तो सेकंड लिक्विड की हाइट क्या है आपकी H2 है, तो डायरेक्टली अगर मुझे ये H2 फाइंड आउट करना है तो ये तो देखो यहाँ 1 से डिवाइड होगा तो वो तो सेम ही वैल्यू आने वाली है, तो 13.6 इनटू 2, तो यहां से जो वैल्यू आई वो आई 27.2 मीटर। क्लियर है, तो यहां से जो वैल्यू आई वो कितनी आई 27.2 मीटर। मींस अगर आपने इस वाटर कॉलम को 27.2 मीटर तक उठा दिया, ठीक है, मतलब जो कॉलम है इस कॉलम में आपने क्या किया, वाटर को भर दिया कहां तक 27.2 मीटर तक, तो वो जो प्रेशर लगाएगा वो इसके द्वारा प्रेशर जो लगाया गया होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रेशर नहीं फाइंड आउट किया, मुझे नहीं पता कि इसने प्रेशर कितना लगाया हुआ था। तो जब भी आपका केस देखो, पहला केस क्या बन सकता है, अगर प्रेशर गिवन है तो प्रेशर गिवन है तो डायरेक्टली हम लोग रो जीएच लगा सकते हैं और वहां से हम लोग प्रेशर को फाइंड आउट कर लेंगे कि इसके द्वारा प्रेशर कितना लगाया जाए। अगर हमें प्रेशर कहीं पे गिवन नहीं है, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी और हाइट गिवन है, तो उस केस में हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज करना है, S1H1 इज इक्वल टू S2H2। तो इसको आपको क्या करना है, एकदम दिमाग में डाल लेना है, दोनों फॉर्मूले को, प्रेशर इज इक्वल टू रो जीएच कहां से आया, हमने 1000 से डिवाइड कर दिया और ग्रेविटी से डिवाइड कर दिया, तो ये फॉर्मूला क्या आया SHI, ठीक है। S इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड H इज द हाइट ऑफ द लिक्विड, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से जो फॉर्मूला निकाला, क्योंकि प्रेशर दोनों में बराबर है, कंपैरिजन जब करेगा तो प्रेशर तो बराबर ही देगा, या हाइट बराबर देगा, बोलेगा प्रेशर कितना है, तो मतलब एक चीज तो क्या करनी पड़ेगी, उसे कांस्टेंट करनी पड़ेगी ना, तभी तो हम लोग क्या कर पाएंगे, इसमें कंपैरिजन कर पाएंगे ना। तो देखिए यहां से फॉर्मूला क्या है, S1H1 इज इक्वल टू S2H2, इसको दिमाग में डालना एकदम डायरेक्टली, आपको क्या करना है 13.6 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 इंटू H2, ठीक है। तो हमने ये किया तो डायरेक्टली H2 की वैल्यू आई 27.2 मीटर। क्लियर है। अब देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी से। हमने क्या बोला कि एक मटेरियल है, एक फ्लूइड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.7 और उसकी हाइट है 3 मीटर, ठीक है। मान लेते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर है। तो ये कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, तो बोला कि इसके इक्विवेलेंट आपको एक वाटर कॉलम डिजाइन करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके इक्विवेलेंट एक वाटर कॉलम डिजाइन करना है, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी 1, वाटर कॉलम बोला है तो हमेशा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी 1। तो उसकी हाइट कितनी रखी जाए, तो H2 हमें अननोन है, H2 हमें नहीं पता है कि H2 कितना होगा। तो समझिए देखो, मान लो कि दो तराजू है, ठीक है, कुछ इस टाइप से मान लो कि तराजू, मैंने क्या किया, दोनों में एक कॉलम रखा और यहां पे मैंने क्या किया, जो ये लिक्विड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 है इसको रख दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कितनी है 0.7, मैंने उसको क्या कर दिया यहां पर रख दिया। अब दूसरे साइड मैंने क्या किया कि एक कॉलम और रखा, तो समझिएगा अगर यहां पे मान लो कोई भी लिक्विड नहीं होता तो ये क्या होगा, ये वाला जो आपका वेइंग मशीन है इस साइड को क्या हो जाएगा, डाउन आ जाएगा, इस साइड को डाउन होएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा लिक्विड है उसको भरना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, यहाँ पे वाटर भर दिया, क्योंकि इसने शो किया था कि क्या होगा, वाटर होगा। तो एक बार और बताना, क्या इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 है तो ये 3 मीटर का क्या ले रहा है, हाइट ले रहा है। अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है तो क्या इससे ज्यादा है, तो ये हाइट क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे माना कि ये जो हाइट है ये कितनी है, 3 मीटर है, तो ये हाइट कितनी है, S2 है, हमें नहीं पता कि हाइट कितनी है, तो अभी हमें फाइंड आउट करना है कि हाइट कितनी आने वाली। तो देखो यहां से हमें डायरेक्टली फॉर्मूला ध्यान आना चाहिए, S1H1 इज इक्वल टू S2H2। तो S1 कितना है आपका 0.7 इंटू हाइट कितनी है आपकी 3 इज इक्वल टू S2 कितना है 1 और H2 कितना है अननोन है, तो H2 को फाइंड आउट करना है। तो S2 इज इक्वल टू क्या, इसको मैं कहूंगा 2.1 मीटर, 1 मीटर तो ऐसे कम ही है। तो मतलब अगर मैं बोलूं कि ये 2.1 मीटर पे अगर मैंने वाटर को भर दिया यहाँ पे, तो ये जो बैलेंस है, ठीक है, जो वेइंग मशीन है ये क्या हो जाएगी, दोनों साइड से बैलेंस हो जाएगी, मतलब ना ही ये नीचे जाएगा ना ही ये नीचे जाने वाला। तो इसी को क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट कॉलम। मतलब इसके द्वारा जो इस वेइंग मशीन के एक हिस्से में जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो इसके सेकंड वाले हिस्से में वाटर के द्वारा क्या लगाया जा रहा होगा, बराबर लगाया जा रहा होगा। इसी को क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट कॉलम कहा जाता है। मतलब अगर मुझे इसके इक्विवेलेंट कोई कॉलम बनाना है तो उसकी हाइट कितनी रखनी है, तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई में 1 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा हर साल, ठीक है। क्लियर है, चलिए
तो होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात की इक्विवेलेंट कॉलम क्या होता है, ठीक है। तो हमने जो प्रेशर की बात की, तो 1 एटमॉस्फेयर किन किन प्रेशर के बराबर होता है, तो हमने बोला 10.33 मीटर ऑफ H2O, 760 mm ऑफ Hg, क्लियर है। तो इन सभी के बराबर होता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार, 1.01325 बार, 10.33 मीटर ऑफ H2O, 760 mm ऑफ Hg। तो आपने क्या बोलना है, ऑल ऑफ दी, सभी आंसर क्या है हमारे सही हैं। क्लियर है कि कहां से आएंगे 1 बार। तो देखो एयर के टर्म्स में अगर आपको निकालना है, खुद करिएगा एक बार। एयर के टर्म में मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या डायरेक्टली डेंसिटी आपको बता देता हूँ। एयर की कितनी होती है, 1.24 kg पर मीटर क्यूब, जैसे कि पहले भी बताया हुआ आपको। तो आपको याद रखना है एयर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, इतनी होती है। तो आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, तो मैं थोड़ा सा आपको वो कर लेता हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन कर लेता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि प्रेशर, देखो प्रेशर हमें पता है कितना लगाना है, 1 बार, ठीक है, 1 बार प्रेशर लगाना है। डेंसिटी हमें गिवन है, ग्रेविटी हमें गिवन है, ये एच हाइट ही नहीं पता है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, सफल करेंगे यहाँ पे, और 1 बार किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 के बराबर होता है। क्लियर है। तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ एच हाइट की वैल्यू मिल जाएगी, तो आप लोग उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि एयर कॉलम के द्वारा इतने मीटर हाइट में, बाकी नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज पास्कल्स लॉ। ठीक है, तो देखिए पास्कल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है क्या है, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ इन अ स्टैटिक फ्लूइड द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इज सेम। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी स्टैटिक लिक्विड में, मींस वह लिक्विड जो मोशन में नहीं है, मतलब रेस्ट में है, उस लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में जो प्रेशर की इंटेंसिटी होती है वह क्या होती है, बराबर होती है, सेम होती है। ये किसके द्वारा दिया गया था, पास्कल्स के द्वारा दिया गया था। तो देखिए पास्कल्स लॉ काफी इंपॉर्टेंस रखता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, क्योंकि ये पास्कल लॉ के आने के बाद ही हमें क्या हुआ कि एकदम से इवोल्यूशन हुआ कि हम लोग क्या करने लगे, ज्यादा से ज्यादा लोड को इजीली, मींस बहुत ही छोटे फोर्स से उठा सकते हैं। तो ये किसके द्वारा हुआ, पास्कल्स लॉ के द्वारा। तो पास्कल्स लॉ को जानेंगे। तो पास्कल लॉ ने क्या कहा कि किसी भी स्टैटिक लिक्विड में जो इंटेंसिटी होती है प्रेशर की सभी डायरेक्शन में वो क्या होती है, सेम होती है। तो देखिए हमने क्या किया, एक कंटेनर अज्यूम किया, एक कंटेनर से हमेशा पल्ला पड़ने वाला और पिस्टन सिलेंडर, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई एक पॉइंट अज्यूम किया, ठीक है, मींस ये क्या एक स्टैटिक लिक्विड है। इस स्टैटिक लिक्विड में हमने क्या किया, एक पॉइंट अज्यूम किया, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए पॉइंट है। अब इस ए पॉइंट पर जो सभी डायरेक्शन है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, इन सभी डायरेक्शन में जो प्रेशर की इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। जैसे कि मैंने बोला कि मान लेते कि पी ए प्रेशर लग रहा था, यहां से पी बी प्रेशर लग रहा था, यहां से पी सी प्रेशर लग रहा था, तो क्या कहा जाता है, पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी, ये सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर यहां से मान लो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लग रहा था, तो वाई डायरेक्शन में भी कितना लग रहा होगा, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लग रहा होगा, और जेड डायरेक्शन में भी कितना लग रहा होगा, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ही प्रेशर लग रहा है। सेम अगर आप यहां से देखें तो वही क्या होगी, जेड डायरेक्शन, ये क्या होगी, वाई डायरेक्शन, ये क्या होगी, एक्स डायरेक्शन। तो अगर हम देखें इन तीनों ही डायरेक्शन में जो प्रेशर की इंटेंसिटी होने वाली है वो क्या होगी, बराबर होगी। ये किसके द्वारा दिया गया, पास्कल्स लॉ। तो देखिए जैसे कि हमारी जेसीबी मशीन है वो एक्चुअल में किस पे बेस्ड है, आपके पास्कल्स लॉ में। तो काफी कम एफर्ट से, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, काफी कम एफर्ट लगा रहे हैं, परंतु हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोड को क्या कर ले रहे हैं, लिफ्ट कर ले रहे हैं। तो ये हमारा किसके कारण हो पाया, पास्कल्स लॉ के कारण। तो बहुत ही बड़ा एवोल्यूशन आया था हमारे इंजीनियरिंग में। तो देखते हैं एक एग्जांपल रैम एंड प्लंजर का। हाइड्रोलिक डिवाइसेस सबसे बड़ी होगी, नहीं पड़ी तो उसमें बताते हैं ये क्या है, एक रैम और प्लंजर। जैसे कि आप लोग कभी सर्विसिंग कराने जाते होंगे बाइक की, तो सर्विसिंग जब कराते हैं तो वहां पे बाइक को क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं ना, तो उसी को क्या कहा जा रहा है, रैम और प्लंजर। तो देखिए यहां पे क्या है, रैंप है, ये क्या है, रैम है, मतलब जहां पे किसी चीज को रखा जाएगा, जिसको हमें क्या करना, उठाना। मान लेते कोई W8 है और यहां पे क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है, या प्लंजर कहा जा सकता है, प्लंजर। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है, कोई फ्लूइड भरा हुआ, गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, ठीक है, फ्लूइड नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए इस प्लंजर का कोई ना कोई एरिया होगा, मान लेते हैं इसका एरिया है A1 और इसकी वैल्यू है 2 मीटर स्क्वायर।
और इस रैम का कोई ना कोई एरिया होगा, मान लेते हैं इसका एरिया है A2 और वो है 5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इससे क्या है ज्यादा ही है। अब देखिए मान लेते हैं कि हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया F जो था 10 न्यूटन का, जो था 10 न्यूटन का। तो इससे क्या क्वेश्चन पुट अप होगा कि इस 10 न्यूटन लोड की सहायता से हम लोग यहां पे कितने लोड को उठा सकते हैं, मींस मैक्सिमम कितना लोड उठाया जा सकता है इस 10 न्यूटन फोर्स के एफर्ट से। तो देखिए क्या अगर मैं बात करूं पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग, तो पास्कल लॉ क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में जो प्रेशर की इंटेंसिटी लग रही होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो अगर यहां पे कोई ना कोई प्रेशर होगा तो क्या अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो वहां पे भी प्रेशर क्या होगा, मान लो जैसे कि ये पॉइंट है, यहाँ पे प्रेशर मान लेते PA है, यहाँ पे PB है और यहाँ पे क्या है एक पॉइंट ये है, यहाँ पे PC है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे मान लो कि 10 का प्रेशर लग रहा है तो यहाँ पे भी कितना का लगेगा, 10 का लगेगा, यहाँ पे भी कितने का लगेगा, 10 का लगेगा। मतलब इस पूरे फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर है वो क्या है, बराबर चल रहा है। क्लियर है। अब देखिए हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए फोर्स कितना लग रहा है हमारा प्लंजर में, 10 न्यूटन का, और एरिया कितना हमारा 2, तो प्रेशर कितना निकल गया है 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब अगर मैं इस A पॉइंट पे मैंने बोला कि यहां पे प्रेशर है 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इस B पॉइंट पे भी कितना होगा 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेम अगर C पॉइंट पे देखा जाए तो यहां पे भी प्रेशर कितना होगा 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसके द्वारा दिया गया है, पास्कल लॉ के द्वारा। दिमाग में डाल लो कि पास्कल लॉ ने क्या कहा था, किसी भी स्टैटिक लिक्विड में, तो क्या है स्टैटिक है, किसी भी स्टैटिक लिक्विड में हमेशा प्रेशर की इंटेंसिटी सभी डायरेक्शन में क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर है। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहां पे वेट। अब क्या अगर मैं देखूं तो प्रेशर, देखो ये था हमारा प्लंजर का, ये था प्लंजर का। अगर मैं बात करूं प्रेशर एट रैम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स, या फिर अभी हमने यहां पे क्या लिया है, वेट। क्योंकि ये वेट क्या हो रहा होगा, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन को कार्य कर रहा होगा और यहां पे कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा, इसी को क्या कहा है, रैम पे प्रेशर लग रहा है, प्रेशर एट रैम। तो देखिए जो प्रेशर एट रैम होगा वो किसके बराबर होगा, वेट अपॉन एरिया के। तो वेट कितना है, तो इसी वेट को तो फाइंड आउट करना है एक्चुअल में कितना लिफ्ट कर पाएगा। तो वेट इज इक्वल टू क्या कहा जा सकता है, प्रेशर एट रैम इंटू एरिया। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ प्रेशर एट रैम इज इक्वल टू कितना होगा, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर हमेशा जो प्रेशर की इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे प्रेशर कितना है 5 और एरिया कितना है 5। तो यहाँ पे वेट देखा जाए तो कितना आ गया 25 न्यूटन। मतलब एक 10 छोटे से 10 न्यूटन फोर्स ने 25 न्यूटन फोर्स को क्या कर दिया है, या फिर 25 न्यूटन वेट को क्या कर दिया है, लिफ्ट कर दिया। तो देखो क्या अपने से, क्योंकि इसने कितना था 10 था, अपने से के 2.5 गुना ज्यादा लोड को उठाया है। तो सेम देखो क्या होता है कि अगर हम इसके एरिया को घटाएं या बढ़ाएं तो उससे भी क्या होता है, हमारा इस वेट में अंतर आएगा। जैसे कि अगर मैं इस एरिया को 10 कर देता तो देखो यहाँ पे एरिया 10 हो जाता तो ये कितना हो जाता 50, अपने से 5 गुना ज्यादा चले। वैसे एरिया अगर मैं 20 कर देता तो ये कितना आ जाता 100 आ जाता, मतलब अपने से कितना गुना ज्यादा हो जाता, 10 गुना ज्यादा वेट को लिफ्ट करता। या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, या फिर दूसरा देखो क्या किया जा सकता है, इसके एरिया को घटा दिया जाए तो ठीक है। हमने क्या किया, या तो रैम के एरिया को बढ़ा दो तो हमारी जो वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, मशीन की बढ़ने लग जाएगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस प्लंजर के एरिया को घटा दे। तो देखो प्लंजर के एरिया को घटाएंगे, मान लो यहाँ पे कितना था 2 था, अब मैंने ले लिया 1 तो ये कितना आ जाता 10। तो यहाँ पे प्रेशर एट रैम कितना हो जाता 10, तो यहाँ पे कितनी आ जाती वैल्यू 50। क्लियर हो रहा है। या तो आप क्या करेंगे, अगर हमें वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, तो इसको नोट में लिख लेते हैं, तो इंक्रीज वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी। अगर हमें क्या करना है, वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है तो क्या करें, हम लोग फोर्सेस में चेंजेस नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला कि मेरे को ये 10 न्यूटन ही लोड लगा के मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोड को उठाना है। क्लियर है। तो क्या करेंगे, या तो हम एरिया ऑफ रैम को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, एरिया ऑफ रैम को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, या फिर एरिया ऑफ प्लंजर को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। क्लियर है सभी को यहां तक। तो पास्कल्स लॉ के द्वारा
हमने क्या किया कि एक रैम एंड प्लंजर एप्लीकेशन को देखा कि एक छोटे से फोर्स से हमने कितने हैवी लोड को उठाया, तो कैसे इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है उसको भी जाना। तो एरिया ऑफ रैम को बढ़ा दो या एरिया ऑफ प्लंजर को घटा दो। क्लियर है? तो देखिए पास्कल लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि किसी भी स्टैटिक लिक्विड में प्रेशर की इंटेंसिटी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। तो हमने इस वीडियो में इक्विवेलेंट कॉलम और पास्कल्स लॉ को जाना, होप आपको सभी को क्लियर हुआ होगा। तो कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।